हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपल्सरी पेपर शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर भारत में सामाजिक विविधता, धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति, जनजाति के संदर्भ में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले क्लास में आप लोगों ने न्यू सोशल ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था के विषय में अध्ययन किया। तो हम बात करते हैं कि ये विविधता क्या होती है। विविधता मतलब कि हमारे देश में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, समूह इत्यादि विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, आचार विचार, लोक संस्कृति इत्यादि सब अलग अलग है। उसके बाद भी सबकी संस्कृतियों के अलग होने के बाद भी हम सब लोग एकता के सूत्र में अपने को पिरोए हुए हैं। मतलब कि हम सब एक साथ हैं, सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, हम सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये विविधता किन किन क्षेत्रों में। तो सबसे पहले नंबर में है व्यक्तिगत स्तर पर विविधता। व्यक्तिगत स्तर पर विविधता की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में इस आश्रम जो व्यवस्थाएं थी उसमें 4 आश्रम थे। कौन कौन से थे? 4 आश्रम बेटा, उनमें से 4 आश्रम थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इन्हीं के आधार पर सारी व्यवस्थाएं चलती थी। तो उसके बाद बेटा थोड़े समय बाद कर्मों के आधार पर वितरित हो गया। कर्मों के आधार पर जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। इनके कर्मों के अर्थात इनकी योग्यताओं के आधार पर सारे कामों का विभाजन किया जाने लगा, ना कि जाति के आधार पर। तो ये थी वर्णों के आधार पर, कर्मों के आधार पर हमारे भारत देश की व्यवस्था। अब बेटा अगले नंबर में आता है सेकंड नंबर में क्षेत्रीय स्तर पर विविधता। क्षेत्रीय स्तर पर विविधता मतलब कि भारत देश में कोई किसी क्षेत्र में रह रहा है, कोई किसी क्षेत्र में रह रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम सब लोग एक हैं और सभी की संस्कृतियों का आदर कर रहे हैं। कोई कैसी किस क्षेत्र की भाषा बोल रहा है, कोई द्रविड़ क्षेत्र की बोल रहा है, कोई कहीं की बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। अब अगले नंबर में आता है भाषागत विविधता। तीसरे नंबर में आता है भाषागत विविधता। बेटा पहले की बात करें तो पहले हमारे संविधान ने 15 भाषाओं को अधिकार दिया। उसके कुछ समय उपरांत 18 भाषाओं को, 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। अब अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है। तो बेटा 22 भाषाओं में किसी की कुछ भाषा होती है, किसी की कुछ भाषा होती है, सब अपनी अपनी भाषा को अपनी अपनी भाषा से ही बातचीत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी की भाषाओं का, सभी की बोलियों का हम सम्मान करते हैं। अगले नंबर में आता है धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता बेटा अगर हम धर्म की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि। ठीक है, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई हो, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। हम लोग अपने अपने नियम कानून से अपने अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमको किसी दूसरे के धर्म को नकारना नहीं चाहिए। अपने धर्म का सम्मान करते हुए हमें दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। भाई अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो श्री राम या उससे और आगे बढ़े तो अकबर ने ये कहा है कि अगर स्वर्ग देखना है, जब बुलंद दरवाजे में उन्होंने लिखा कि स्वर्ग देखना है तो हम यहीं पर देखें। इसी तरह कई ऐसी किंवदंतियां रही हैं जिसमें अपने भारतवर्ष के लिए
कहा गया है। तो हम सभी को भी साथ में मिलकर सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। बेटा अगले नंबर में आता है 5th नंबर में जनजातीय विविधता। जनजाति विविधता, जनजाति विविधता मतलब कि जनजाति विविधता जो ऐसी जाति जिनको सारी सुविधाएं न मिल पा रही, जैसे आदिवासी क्षेत्र हो गया, नक्सल क्षेत्र हो गया, तो उनमें अलग अलग जाति होती है। अगर हम सबसे ज्यादा इस जाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस तरह की जातियां पाई जाती हैं। तो वहाँ शिक्षा का भी अभाव होता है, सारे संसाधन भी उस तरह से उनको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इत्यादि जगहों में जनजाति विविधता पाई जाती है। तो हमको इन सारी विविधताओं के बाद भी सारी चीजों को इकट्ठा करके सबकी मदद करनी चाहिए और ये सारी विविधताओं को छोड़कर सबको एकता के सूत्र में पिरोना चाहिए। अगले नंबर में आता है 6 नंबर में जातिगत विविधता। भाई भारतवर्ष में एक ही जाति के लोग तो निवास करते नहीं हैं, विभिन्न जाति समूह वर्ग इत्यादि के लोग जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बेटा हर व्यक्ति में एक गॉड गिफ्ट होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और किसी के पास कुछ नहीं है। भगवान ने हमें सबके पास कुछ ना कुछ देकर भेजा है। तो हमें किसी को नकारना नहीं चाहिए, हमें नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए, हमें अपने मन में हमेशा सकारात्मक सोच लानी चाहिए। किसी के लिए हंसी हो गई या किसी की अगर उसमें किसी तरह का अभाव है तो उसको हमें नकारना नहीं चाहिए, हमें साथ मिलकर रहना चाहिए ताकि हम किसी भी जाति की अवहेलना न कर सकें। बेटा 7 नंबर में आता है लैंगिक विविधता। लैंगिक विविधता मतलब कि लिंग के अनुसार विविधता। बेटा अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो स्त्री और पुरुषों में बहुत भेद किया जाता था। स्त्रियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता था, उनको घर के कामकाज में लगाया जाता था, उनको पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन हमारे संविधान ने कई ऐसे आर्टिकल्स वगैरह निकाले, कई ऐसे अनुच्छेद निकाले जिसमें स्त्रियों के भी सम्मान की बात कही गई, स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त हो गया। कई ऐसे अनुच्छेद निकाले जैसे कि 1958 में देशमुख समिति, उसके बाद 1962 में हंसा मेहता समिति, भक्त वत्सलम समिति 63 में, फिर इसके बाद और भी ऐसे महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे कार्य किए गए जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को भी समाज में समान दर्जा दिया जाने लगा, अर्थात लैंगिक विविधता को भी समाप्त किया गया। तो बेटा ये थे आपके भारत में सामाजिक विविधता के कुछ मुख्य कारण, जिसमें पहला था व्यक्तिगत स्तर पर विविधता, दूसरा था क्षेत्रीय स्तर पर विविधता, तीसरा था भाषागत विविधता, चौथा था धार्मिक विविधता, पांचवा था जनजाति विविधता, छठा था जातिगत विविधता और लास्ट में था लैंगिक विविधता। बेटा ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।